नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात करेंगे ओल्ड इज गोल्ड सीरीज को लेकर। यानी हम प्राचीन भारतीय इतिहास में हम मौर्य काल को लेकर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। ओल्ड इज गोल्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ पर आपको फर्स्ट टॉपिक से लेकर यहाँ तक मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, और मौर्योत्तर काल के बारे में भी स्पेशल हम बात करेंगे शुंग वंश को लेकर। यानी हम देखेंगे कि आज तक शुंग वंश से लेकर कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड का मतलब ही यही है कि एक साथ एक टॉपिक के प्रश्न आपको एक जगह मिल जाएं। तो साथियों, देखते हैं शुंग वंश को लेकर। तो सबसे पहले शुंग वंश का आपको कार्यकाल ध्यान रखना होगा। शुंग वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। बात करें शुंग वंश के शासकों के बारे में, तो इन सभी शासकों को क्रम को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। इनका पहला शासक हुआ था शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, दूसरा हुआ था अग्निमित्र, तीसरा हुआ था सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ, चौथा हुआ था वसुमित्र, पांचवा अंधरक, छठवां हुआ था पुलिंदक, सातवां हुआ था घोष, आठवां हुआ था वज्रमित्र, नौवां हुआ था भागभद्र, और जबकि 10वां हुआ था देवभूति या देवभूमि। बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। तो बात करें फर्स्ट प्रश्न को लेकर, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो आंसर आपको देना है शुंग वंश का। मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? तो कण्व वंश ने। यानी शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो ऑप्शन माना गया था, यानी उत्तर माना गया था उज्जैन। तो साथियों, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बनाने लग जाएं। आज से आपको कंप्लीट डेली एक वीडियो मिलने लग जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कंप्लीट भारतीय इतिहास को ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करें। आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दें कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है और इस क्लास की कितनी डिमांड है, कितने लोग इस क्लास से तैयारी कर रहे हैं। बात करें नेक्स्ट शुंग काल को जानने के स्रोतों के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है महावास्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, हरिवंश, दिव्यावदान, मत्स्य पुराण, वायु पुराण व ब्राह्मण पुराण, अयोध्या अभिलेख, बेसनगर अभिलेख व भरूच अभिलेख। इन सभी से हमें क्या है, शुंग काल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम का नायक, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कालिदास। बात करें कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम का जो नाटक था, इसके नायक कौन थे? तो कौन थे? अग्निमित्र। यानी कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से था? तो आपको बताना होगा कि यह जो अग्निमित्र था यह कौन से राजवंश से संबंधित था? शुंग राजवंश से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मालविकाग्निमित्रम में क्या मिलता है, यानी इसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है। यानी शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र के पुत्र का नाम था अग्निमित्र। तो इसमें क्या है, अग्निमित्र की लव स्टोरी यानी प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि विदेशी लेखक थे तारानाथ, यानी विदेशी लेखक तारानाथ ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं। तो शुंग वंश के विवरण भी किसके द्वारा दिए गए? तारानाथ के द्वारा। यहीं पर आपको एक नोट ध्यान रखना होगा। तो नोट में आपको ध्यान रखना है कि तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने एमपी से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों का वध किया तथा उनके स्तूपों तथा विहारों को नष्ट किया। यानी तारानाथ बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग था, उसने क्या किया था, एमपी से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों को यानी बौद्ध लोगों का वध किया तथा उनके स्तूपों और विहारों को नष्ट किया था। ऐसा उनके अनुसार, तारानाथ के अनुसार। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आपको आंसर देना है अयोध्या लेख से। कौन से लेख से? अयोध्या लेख से। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है।
किस राजवंश के समय वह फले फूले, यानी पाणिनि और पंतजलि किनके समकालीन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि और पंतजलि जो थे यह शुंग वंश के समकालीन थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न में आपको ध्यान रखना होगा, पंतजलि को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 के जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था इतिहास विषय का, उसमें भी इसको से लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो आपको आंसर देना होगा पतंजलि। आपसे पूछा जाए योग के आविष्कारक कौन है, तो आपको आंसर देना है पतंजलि। और यह कौन थे, यह पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह पतंजलि यह गौणार्थ के रहने वाले थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, पतंजलि का महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल क्या है, प्रसंगवश आया है। यह यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था सत्य और असत्य कथन को लेकर। तो यह कथन सत्य माना गया था कि जो महाभाष्य ग्रंथ है पतंजलि का, इसमें क्या है, ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो आपको आंसर देना है घोसुंडिया नगरी अभिलेख से। यानी शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी घोसुंडी या नगरी अभिलेख से मिलती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है, शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे, देवभूति। और इस देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई, इस देवभूति के अमात्य थे कौन, वासुदेव। इसी वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा कौन मारा गया, देवभूति। और इसी वासुदेव ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, वह वंश कौन सा था, कड़व या कड़वायन वंश। और यह भी क्या था, शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो आपको ध्यान रखना है कि शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कौन सा वंश था, कड़व या कड़वायन नाम से जाना जाता है। और यह शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि शुंग कला में बुद्ध को छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष से चिन्हांकित किया गया है। यानी शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया गया है, छत्र और बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह व धर्म चक्र से। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि शुंग कला के केंद्र थे, तो शुंग कला के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, आपको ध्यान रखने हैं, बरहूत, सांची, मथुरा, बेसनगर व बोधगया। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं भरूत स्थान से प्राप्त हुई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपको आंसर देना होगा भरूत स्थान से प्राप्त हुई हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न ग्रंथों में। आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग काल में जो यूनानी आक्रमण हुए थे उनका कौन कौन से ग्रंथों में उल्लेख देखने को मिलता है, तो मालविकाग्निमित्रम में, महाभाष्य में व गार्गी संहिता में। इन तीनों ग्रंथों में जो शुंग काल में यूनानी आक्रमण हुए थे उनका उल्लेख देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है। यानी यवनों के द्वारा जो साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण किया गया था उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन हमें केवल महाभाष्य में देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न टाइप में पूछा गया था कि अरुणदम यवन साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकाम, यानी साकेत और माध्यमिका पर जो आक्रमण किया गया था उसका उल्लेख किस कहाँ पर मिलता है, महाभाष्य में। और यहाँ पर यह लाइन देकर पूछा गया था कि यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह पंक्ति किन ग्रंथ से संबंधित है, महाभाष्य ग्रंथ से। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने बात की मौर्योत्तर काल के एक प्रमुख राजवंश के बारे में जिसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश से जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न अब तक बने हैं वह मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने का काम किया है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।